हेलो हाय वेलकम नमस्ते, मेरा नाम ऋतिक और आज हम फिर से बात करेंगे एक और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट के ऊपर। तो ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाली है जिनके पास इग्नू में सब्जेक्ट है इंडियन इकोनॉमी सेकंड, जिसका सब्जेक्ट कोड है BECE 146। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को, जहां पे हम बात कर रहे थे ब्लॉक नंबर फर्स्ट के यूनिट नंबर 2 के बारे में, यानी कि फिजिकल पॉलिसी क्या होता है। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ फिजिकल पॉलिसी, यानी कि फिजिकल पॉलिसी के कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनको गवर्नमेंट जो है वो यूज करती है। तो शुरू करते हैं आज का कंसेप्ट, और इस कंप्लीट सीरीज के नोट्स भी ऑलरेडी प्रिपेयर हो चुके हैं विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर PDF। जिन बच्चों को नोट्स परचेज करने हैं वो इस नंबर पे जाए 9667836336 पे व्हाट्सएप के नोट्स भी ले सकते हैं। अब हम देखते हैं कंसेप्ट। तो कंसेप्ट हमारे पास यहाँ पे क्या आता है, इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ फिजिकल पॉलिसी, यानी कि फिजिकल पॉलिसी के कौन कौन से क्या है इंस्ट्रूमेंट्स हैं। तो अगर मैं इंस्ट्रूमेंट्स की बात करूं तो हम सब जानते हैं जो फिजिकल पॉलिसी है वो गवर्नमेंट का एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है, जिसके जरिए गवर्नमेंट जो है वो इकोनॉमी को स्टेबलाइज करने की कोशिश करती है, इकोनॉमी में ग्रोथ, ठीक है, डेवलपमेंट की कोशिश करती है, या फिर जो भी प्राइस कंट्रोल है, मनी सप्लाई कंट्रोल करनी है, अपने एक्सपेंडिचर्स कंट्रोल करने हैं, इकोनॉमी को एक्सपेंड करना या कॉन्ट्रैक्ट करना, ये सारे डिसीजन जो है ना वो फिजिकल पॉलिसी के जरिए लिए जाते हैं। लेकिन दिक्कत क्या है कि फिजिकल पॉलिसी में ये सारी चीजें सोल्व होती कैसे हैं, इसके लिए बहुत से इंस्ट्रूमेंट्स ही हैं, यानी कि गवर्नमेंट के पास भी कुछ इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिनके जरिए गवर्नमेंट जो है वो फिजिकल पॉलिसी को इंप्लीमेंट करती है। आज की वीडियो में इन्हीं के ऊपर बात करने वाले हैं। तो फिजिकल पॉलिसी अफेक्ट्स द इनकम लेवल। जो फिजिकल पॉलिसी है वो इनकम लेवल पर भी अफेक्ट डालती है बाय इंपैक्टिंग द लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज। कैसे? जब गवर्नमेंट अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज को चेंज करती है तो इनकम लेवल पर ही फर्क पड़ता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लेते हैं गवर्नमेंट को एक्सपेंड करना है, ठीक है, इकोनॉमी को, तो क्या यूज होगा, एक्सपेंशनरी फिजिकल पॉलिसी यूज होगी। और जब गवर्नमेंट खुद एक्सपेंशनरी फिजिकल पॉलिसी यूज करेगी तो इस बात का मतलब क्या होता है कि गवर्नमेंट जो है वो ज्यादा खर्चा कर रही है, ज्यादा बिजनेसेस डेवलप कर रही है, ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रही है, और ऐसे केसेस में क्या जॉब जनरेट नहीं होगी? अब बोलोगे भैया बिल्कुल जनरेट होगी, यानी कि एम्प्लॉयमेंट जो है वो जनरेट होगी गवर्नमेंट की इकोनॉमिक एक्टिविटीज की वजह से। एंड लेवल ऑफ एग्रीगेट डिमांड इन एन इकोनॉमी, और जो एग्रीगेट डिमांड का लेवल है इकोनॉमी के अंदर वो भी चेंज होगा। गवर्नमेंट ऑफन borrows and invest in order to maintain or accelerate the economic buoyancy in a country। और यही नहीं, जो गवर्नमेंट है वो बोरो भी करती है और पैसे को इन्वेस्ट भी करती है ताकि जो इकोनॉमी है उसको बेहतर बनाया जा सके। ये सब चीजें यही पॉसिबल है जब गवर्नमेंट जो है वो अच्छे तरीके से, ठीक है, अपने खर्चे को प्लान करती है, अपने एक्सपेंडिचर्स को प्लान करती है, अपनी इनकम्स को प्लान करती है, और यही नहीं, ये भी चेक करती है कि जो भी रिसोर्सेज गवर्नमेंट के पास है क्या वो इफेक्टिवली, ठीक है, और एफिशिएंटली यूज हो भी रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। इन सबको देखते हुए गवर्नमेंट जो है वो एक कंट्री की इकोनॉमी को बेहतर बनाती चले जाते हैं। इसके बाद क्या आता है, एक पॉइंट अचीव्ड बाय अडॉप्टिंग 3 इंस्ट्रूमेंट। यहां पे हम 3 इंस्ट्रूमेंट की बात करने वाले हैं आज की वीडियो में ऑफ फिजिकल पॉलिसी। एक तो टैक्सेशन, क्योंकि टैक्सेशन की बात भी करनी है। अरे भाई जब गवर्नमेंट फिजिकल पॉलिसी यूज करेगी तो गवर्नमेंट अपने रिवेन्यू के बारे में सोचेगी ना। मैंने भी बोला कि गवर्नमेंट को अपना रिवेन्यू और अपना एक्सपेंडिचर दोनों प्लान करना होता है, और गवर्नमेंट का मेन सोर्स ऑफ रिवेन्यू क्या होता है, टैक्सेशन। तो टैक्सेशन पे भी ध्यान देना क्या है, बहुत जरूरी है। तो ये एक हमारा क्या बनता है, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट। इसके अलावा दूसरा इंस्ट्रूमेंट क्या बनेगा, एक्सपेंडिचर। भाई खर्चे भी तो करने हैं गवर्नमेंट को अपने, ठीक है, जैसे हम लोग अपनी लाइफ में डेली बेसिस पर अलग अलग खर्चे करते हैं, ठीक है, तो वो खर्चे भी गवर्नमेंट को करने हैं। तो ट्रांसफर ऑफ फंड्स टू स्टेट गवर्नमेंट्स, और जो भी ट्रांसफर, जो भी पैसा होता है उसको स्टेट गवर्नमेंट को भी देना होता है। एंड डायरेक्ट कंजप्शन ऑफ गवर्नमेंट, और जो गवर्नमेंट है वो खुद भी डायरेक्ट कंज्यूम कर सकती है। तीसरा जो पॉइंट आता है वो आता है बोरोइंग और डेट्स। भाई ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि जब एक्सपेंडिचर ज्यादा होगा गवर्नमेंट का और इनकम कम होगी तो गवर्नमेंट को भी तो उधार मांगना पड़ेगा ना, ठीक है, डेट लेना पड़ेगा, बोरोइंग करनी पड़ेगी। तो उसके बारे में समझेंगे। तो ये 3 हमारे मेन इंस्ट्रूमेंट होते हैं किसके, फिजिकल पॉलिसी के, जिसको हम आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। अब एक समझते हैं पहले टैक्सेशन को। अगर मैं टैक्सेशन की बात कर रहा हूं तो टैक्सेशन क्या है, गवर्नमेंट का मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू, यानी कि लोगों के ऊपर अगर गवर्नमेंट को पैसा खर्च करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर खर्च करना है, डेवलपमेंट के ऊपर खर्च करना है, अलग अलग बिजनेस में ग्रोथ चाहिए, ठीक है, या फिर अदर जो भी एक्सपेंसेस हैं उन सबके लिए पैसा चाहिए,
और वो सारा पैसा, ठीक है, सारा पैसा तो नहीं, मतलब मेन जो पैसा है ना, मेन स्ट्रीम, वो क्या होता है, टैक्सेस होता है। अब टैक्स भी दो तरह के होते हैं, एक डायरेक्ट टैक्स, दूसरा इनडायरेक्ट टैक्स, और दोनों फॉर्म्स में जो गवर्नमेंट है वो पैसा वसूल करती है। डायरेक्ट टैक्स की फॉर्म में भी गवर्नमेंट पैसा आता है और इनडायरेक्ट की टैक्स की फॉर्म में भी गवर्नमेंट पैसा आता है। जो मैं बात करूं डायरेक्ट टैक्स की, मतलब एक ऐसा टैक्स जो जिस पे लगाया जाए वही भरेगा, ये टैक्स कभी भी ट्रांसफर नहीं किया जाता। लेकिन जब हम बात करते हैं इनडायरेक्ट टैक्स की, तो ये पता है कौन भरता है, ये लगता है गुड्स एंड सर्विस पे। तो जो उन गुड्स और सर्विस को कंज्यूम करेगा वो ये टैक्स भरता है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं कंज्यूमर हूं, आप लोग कंज्यूमर हो, या फिर जो भी कंज्यूमर्स हैं वो गुड्स एंड सर्विस टैक्स जरूर भरते हैं और उन्हें भरना पड़ता है, जीएसटी, है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स। जो लगाया गया था प्रोड्यूसर के ऊपर, पर भर कौन रहा है, कंज्यूमर, क्योंकि जो प्रोड्यूसर है वो उस पर्टिकुलर टैक्स के रेट को प्राइस में ऐड करके कंज्यूमर को चिपका देता है कि ले भाई कंज्यूमर तू देख ले इस टैक्स को, ठीक है। तो इस तरीके से जो टैक्सेशन सिस्टम से गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू आता है। तो टैक्सेशन की जब हम बात कर रहे हैं तो प्रिंसिपल सोर्स ऑफ गवर्नमेंट रिवेन्यूज आर टैक्सेस। तो जो प्रिंसिपल सोर्स है ना गवर्नमेंट के रिवेन्यू का, क्या है, टैक्सेस है। क्लासिफाइड एज डायरेक्ट टैक्स, इसको हम डायरेक्ट टैक्सेस ही बोलते हैं, और दूसरा इनडायरेक्ट टैक्सेस भी बोलते हैं। पर्सनल एंड कॉर्पोरेट टैक्सेस आर द मेन फॉर्म ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। जो पर्सनल है और जो कॉर्पोरेट टैक्स है वो मेन फॉर्म है किसका, डायरेक्ट टैक्स का। यानी कि मान लो मैं इनकम जनरेट कर रहा हूं तो मैं भी गवर्नमेंट को टैक्स दे रहा हूं, कोई और पर्सन इनकम कमा रहा है वो भी इनकम टैक्स भर रहा होगा, ठीक है। और जो कॉर्पोरेट इनके जो बिजनेस वगैरह करते हैं, ठीक है, जो कंपनीज हैं वो भी टैक्स भरती हैं, तो वो भरते हैं कॉर्पोरेट टैक्स। तो ऐसे केस में सब के सब क्या भर रहे हैं, टैक्स भर रहे हैं। और ये क्या है, डायरेक्ट टैक्स, क्योंकि जो कंपनी रन कर रही होगी, ठीक है, जो कंपनी प्रॉफिट कमा रही होगी वही तो कॉर्पोरेट टैक्स भरेगी, ठीक है। जिसका जितना अच्छा प्रॉफिट होगा उसको उतना ज्यादा टैक्स भरना पड़ेगा। ऐसे ही जो पर्सन, जो इंडिविजुअल इनकम स्लैब के अकॉर्डिंग जिसकी इनकम उतनी होगी वो इनकम टैक्स भर रहा होगा। तो दो तरह के हमारे पास क्या आ गए, डायरेक्ट टैक्स आ गए, ठीक है, पर्सनल डायरेक्ट टैक्स और कॉर्पोरेट डायरेक्ट टैक्स, ठीक है। तो ये हमारे मेन फॉर्म होते हैं। लेविड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, इसे कौन भरती है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आता है पूरा पैसा। इनडायरेक्ट टैक्सेस आर लेविड बाय ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, जिसमें मैंने बात की भी थी कि इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो गुड्स एंड सर्विसेज पे लगाया जाता है। एंड आर पेड बाय देयर एंड यूजर्स, कि उनके एंड यूजर्स कौन है, कौन उन गुड्स को, उन सर्विसेज को यूज कर रहा है, वही इन चीजों को पे करेगा। एग्जांपल्स ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस आर एक्साइज ड्यूटी, मैं एक्साइज ड्यूटी पे करनी है, वो भी एग्जांपल इनडायरेक्ट टैक्स का। क्योंकि अगर मान लेते हैं कि कोई पर्सन जो है वो फॉरेन गुड्स या सर्विसेज यूज कर रहा है तो उसे एक्साइज ड्यूटी पे करनी पड़ेगी, कस्टम्स देने पड़ते हैं, यानी कि बहुत से तरह के एक्स्ट्रा टैक्स लग जाते हैं जब हम कोई भी गुड फॉरेन कंट्री से मंगाते हैं। तो एक्साइज ड्यूटी हो गई, सर्विस, ठीक है, टैक्स हो सकता है। एग्जांपल्स ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस, अच्छा ये सर्विस टैक्स हो गया, कस्टम्स हो गया, कस्टम ड्यूटी एटसेट्रा। सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी इज एन इंपॉर्टेंट इनडायरेक्ट टैक्स, ध्यान रख देना, जो सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट इनडायरेक्ट टैक्स होता है। लेविड ऑन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे क्या होता है, लगाया जाता है। लोकल बॉडीज इंपोज प्रॉपर्टी टैक्स, अब बहुत से लोग प्रॉपर्टी टैक्स भी भरते हैं। भाई जो हम प्रॉपर्टी ओन करते हैं तो गवर्नमेंट क्या बोलती है, प्रॉपर्टी फ्री में ओन नहीं कर सकते, आपके ऊपर प्रॉपर्टी टैक्स लगाया जाएगा। तो हम सब प्रॉपर्टी टैक्स भी भरते हैं, तो प्रॉपर्टी टैक्स भी देना पड़ता है, विच इज अ काइंड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। अब डायरेक्ट टैक्स क्यों बोल रहा हूँ, भाई जिसकी प्रॉपर्टी है वही प्रॉपर्टी टैक्स देगा ना, जैसे जिसकी इनकम थी वही इनकम टैक्स भरता है, तो जिसकी प्रॉपर्टी वही प्रॉपर्टी टैक्स भरेगा, बाकी लोग प्रॉपर्टी टैक्स क्यों भरेंगे, भरेंगे ही नहीं। तो ये चीज भी है, ठीक है। तो ये सारे हमारे क्या बनते हैं, टैक्सेशन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, और इस तरीके से गवर्नमेंट जो है वो टैक्स का पैसा कलेक्ट करती है। हमेशा कोशिश ये की जाती है कि कॉर्पोरेट टैक्स जो है वो ज्यादा हो। अब थोड़ा सा बात करते हैं हमारे इंडियन टैक्सेशन सिस्टम के बारे में, किस तरीके से काम करता है ना। तो हमेशा जो कोशिश है ना वो हमेशा ये रहती है कि जो हमारे पास अमीर लोग ज़्यादा हैं, ठीक है, वो ज़्यादा टैक्स भरें, क्योंकि हमारा देश जो है ना वो प्रोग्रेसिव टैक्सेशन फॉलो करता है। यानी कि जहाँ पे हम कोशिश करते हैं कि जो गरीब लोग हैं, ठीक है, जो पुअर पीपल्स हैं या फिर जो लोअर मिडिल क्लास ग्रुप है, ठीक है, उनकी थोड़ी सी हेल्प की जाए फाइनेंशियली, ठीक है, उन्हें डिफरेंट सर्विसेज दी जाए। तो ऐसा कब पॉसिबल होगा, जब जो रिच क्लास है वो ज़्यादा टैक्स भरें और पुअर लोग कम टैक्स भरें, और जो रिच क्लास का पैसा है वो गरीब लोगों की वेलफेयर में खर्च किया जाए। तो इसलिए हमारे देश में प्रोग्रेसिव टैक्सेशन फॉलो किया जाता है, और कोशिश ये रहती है कि नॉर्मल लोग टैक्स कम भरें, ठीक है, और कॉर्पोरेट से टैक्स क्या है, ज़्यादा है। लेकिन आजकल देखा जा रहा है कि कॉर्पोरेट टैक्स जो है वो कम हो रहा है, ठीक है, और जो बाकी इंडिविजुअल टैक्स है, ठीक है, वो क्या हो रहा है, ज़्यादा कलेक्ट हो रहा है। दूसरी बात क्या है कि इनडायरेक्ट टैक्स सब पे सेम लगते हैं, क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्स अमीर लोग भी वही भरेंगे और गरीब लोग भी क्या होंगे, वही भरेंगे। यानी कि जीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी, उनका रेट सबके लिए सेम होता है। ये नहीं होता कि अमीर के लिए ये लेगा 50%, गरीब के लिए लेगा 18%, ऐसा कुछ नहीं होता, सबके लिए सेम होता है, ठीक है। तो ये चीज़ है। हाँ, गुड्स
और गुड्स और सर्विसेज पे, उनके टाइप्स पे जो है अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन पर्सन टू पर्सन कभी भी इनडायरेक्ट टैक्सेस डिफर नहीं करते। ठीक है, तो इस तरीके से कहीं ना कहीं हमारा देश जो है वो टैक्सेशन सिस्टम को फॉलो करता आया है, और हमेशा कोशिश यही रहती है कि ठीक है कि जो रिच लोग हैं वो ज़्यादा टैक्स भरें अपनी इनकम पे, ताकि पुअर लोग के वेलफेयर के लिए वो पैसा यूज हो पाए। तो ये मैंने बात की टैक्सेशन सिस्टम के बारे में, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, धीरे धीरे वो अलग बात है कि आजकल चीज़ें कम होती जा रही हैं। अब बात करते हैं एक्सपेंडिचर की। भाई अब एक्सपेंडिचर भी बहुत इंपॉर्टेंट टूल है, एक इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है। हाँ, इससे पहले एक बात और बता दूं, अब जैसे मैंने टैक्सेशन की बात की तो आप लोगों को मैंने प्रीवियस वीडियो में ही समझाया था कि एक्सपेंशनरी और कॉन्टेक्शनरी फिजिकल पॉलिसी क्या होती है। जब हम एक्सपेंशनरी फिजिकल पॉलिसी की बात करते हैं तो गवर्नमेंट एक्सपेंशन की बात करता है। एक्सपेंशन कब होगी इकोनॉमी की? जब कंज्यूमर ज्यादा कंज्यूम करेंगे, प्रोड्यूसर ज्यादा प्रोड्यूस करेंगे, इन्वेस्टर ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे। और ये कब होगा? जब टैक्स का रेट कम होगा, तभी तो लोगों का पैसा बचेगा। तो ध्यान रखना, एक्सपेंशनरी फिजिकल पॉलिसी में टैक्सेशन का रेट कम रखा जाता है, टैक्स कम देना पड़ता है, और कॉन्टेक्शनरी में टैक्स ज्यादा लगाया जाता है। ये चीज ध्यान देना। अब बात करते हैं एक्सपेंडिचर की। तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर भी करती है अपने बजट में। जब इनकम की बात कर ली गवर्नमेंट ने अपनी टैक्सेशन की, तो भाई खर्चे भी तो करेगी, खर्चे भी दिखाने पड़ेंगे कि भाई वो जो पैसा आया इतना सारा टैक्स के जरिए, वो कैसे पैसा कहाँ गया। इसलिए हमारे देश में हर एक फैब को जो है वो क्या लगाया जाता है? टैक्स जो है, सॉरी टैक्स बोल रहा हूँ, बजट बताया जाता है, जहाँ पे बजट पे दिखाया जाता है कि क्या एस्टिमेट रहेगा और कितना कितना फंड किन किन सेक्टर्स के पास आएगा, किस स्टेट को कितना फंड मिलने वाला है, कैसे हम इकोनॉमी में ग्रोथ करने वाले हैं, उन सब चीजों के बारे में बात की जाती है। अब एक्सपेंडिचर की बात करते हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट्स बजटरी एक्सपेंडिचर कैन बी ब्रॉडली डिवाइड इनटू इट्स ओन एक्सपेंडिचर एंड ट्रांसफर्ड फंड टू स्टेट गवर्नमेंट्स एंड यूनियन टेरिटरी। अब जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, अगर मैं उसके बजट की बात कर रहा हूँ, बजट एक्सपेंडिचर की बात कर रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट को अपने खुद के एक्सपेंडिचर प्लान करने होते हैं, दूसरा उस फंड को ट्रांसफर करना होता है स्टेट गवर्नमेंट्स को। यानी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो स्टेट गवर्नमेंट में क्या करेगी? उस फंड को डिवाइड करेगी, एंड यूनियन टेरिटरी में भी। तो टोटल सेंट्रल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इज क्लासिफाइड इनटू, अब जो टोटल सेंट्रल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है उसको हम यहाँ पे कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं? एक तो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में, दूसरा कैपिटल एक्सपेंडिचर में। तो ये आ गया हमारा पहला पॉइंट, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, और दूसरा हमारे पास क्या हो गया? कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर यानी कि ऐसे खर्चे, ठीक है, जो रिवेन्यू है, मतलब जो एक तरह से रिकरिंग खर्चे हम बोलते हैं कि बार बार होंगे, वो होते रहेंगे। कुछ बिल्स के ऊपर खर्चे हो गए, ठीक है, जो सिर्फ रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है। ठीक है, लेकिन जब हम कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करते हैं ना, तो भाई ये काफी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है ना, वो पता है क्या होता है? इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने में काम आता है, बिजनेस डेवलप करने में काम आता है, यानी कि फ्यूचर की ग्रोथ के लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर होना बहुत जरूरी है। इसलिए जो भी, ठीक है, वेल डेवलप्ड इकोनॉमीज हैं हमारे इस दुनिया की ग्लोबल लेवल पे, वो हमेशा रिवेन्यू एक्सपेंडिचर ज्यादा कैपिटल एक्सपेंडिचर पे फोकस करती है। अब देखो, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या हो गई? विच इज स्पेंट ऑन आइटम्स लाइक सैलरीज, कि भाई सैलरी पे कर दी, ठीक है, जो भाई रिकरिंग एक्सपेंडिचर कोई वो होंगे, वो होते रहेंगे कभी भी, ठीक है, उनसे फ्यूचर में कुछ रिटर्न से आने वाली, पेंशंस दे दी भाई लोगों को, सब्सिडीज दे दी, ठीक है, इंटरेस्ट पेमेंट कर दिया। अब इंटरेस्ट पेमेंट सबसे बड़ा खर्चा है। आज हमारी गवर्नमेंट जो है, इंडियन गवर्नमेंट, इतना सारा डेट लेके बैठी है। अब उस डेट पे इंटरेस्ट भी जाता है, हमारे टोटल बजट का 24% जाता है इस टाइम पे, करंट बजट के हिसाब से। किस पे जाएगा? सिर्फ डेट का ब्याज चुकाने में, इंटरेस्ट चुकाने में। तो ये भी चीज है। टेक्स अप द बल्क ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट्स एक्सपेंडिचर, ऑल ग्रांट्स गिवन टू स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी। जितने भी ग्रांट्स हैं वो दिए जाते हैं किसको? स्टेट्स को और यूनियन टेरिटरी को, ठीक है, आर ट्रीटेड एज रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। इसको भी हम रिवेन्यू एक्सपेंडिचर ही बोलते हैं, ठीक है। और ऑल्दो आउट ऑफ दीज ग्रांट्स सम पार्ट इज यूज्ड फॉर क्रिएशन ऑफ कैपिटल एसेट। ध्यान रखना, अब जो ग्रांट मिली है स्टेट को, तो स्टेट चाहे तो उसे कैपिटल एक्सपेंडिचर पे खर्च आराम से कर सकती है। तो ये पॉइंट हमने यहाँ पर डिस्कस किया, ठीक है, कि स्टेट जो है उस पैसे को कैसे कैसे यूज कर सकती है। अब यहाँ पे एक नोट देखो, नोट भी काफी इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव ऑफ एफिशिएंट गवर्नमेंट, अगर मैं एक एफिशिएंट गवर्नमेंट की बात कर रहा हूं तो एक्सपेंडिचर रिक्वायर्स दैट ओवर टाइम कैपिटल एक्सपेंडिचर शुड इंक्रीज, यानी कि कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है ना टाइम के साथ बढ़ता रहना चाहिए, एंड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर शुड कम डाउन, और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर डाउन होता रहना चाहिए। क्योंकि रिवेन्यू एक्सपेंडिचर मेरे भाई एक तरह से मान लो कि वो पैसा बढ़ रहा है, रिकरिंग एक्सपेंसेस है, बार बार होंगे, और कैपिटल एक्सपेंडिचर इतना जरूरी क्यों होता है? क्योंकि कैपिटल एक्सपेंडिचर लॉन्ग टर्म में गवर्नमेंट को पैसे दे सकते हैं। अब मान लो गवर्नमेंट
ने कोई बिजनेस बनाया, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, रोड्स बनाए, बिल्डिंग्स बनाई, तो यहाँ पे गवर्नमेंट को लगातार फ्यूचर में भी रिवेन्यू आता रहेगा उन चीज़ों से। वहाँ से डायरेक्ट इनकम बननी शुरू हो जाएगी गवर्नमेंट की अलग इनकम स्ट्रीम डेवलप हो सकती है। तो इसलिए बोलते हैं कि इनकम जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो इनकम जनरेट करते हैं गवर्नमेंट के लिए, रिवेन्यू जनरेट करने का सिस्टम बनाते हैं। तो इसलिए कैपिटल एक्सपेंडिचर करना क्या है, बहुत जरूरी है, और कोशिश करनी चाहिए कि कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है वो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर से क्या हो, ज्यादा हो, और टाइम के साथ कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ती रहे और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर कम होती चली जाए। तो ये चीज होती है यहाँ पे। तो ये मैंने आपको समझाया एक्सपेंडिचर का कि मोटा मोटा एक्सपेंडिचर जो है वो होता क्या है, गवर्नमेंट के कौन कौन से खर्चे हैं, गवर्नमेंट कहाँ कहाँ पे पैसा खर्च करती है। वैसे ये तो सिर्फ इतना ही है कि गवर्नमेंट जो है बेसिक लेवल पे कहाँ पे खर्चा करती है, अब किस सेक्टर में कितना देना है, एजुकेशन सेक्टर पे कितना खर्चा करना है, ठीक है, हेल्थ केयर सेक्टर पे कितना पैसा खर्च करना है, ठीक है। तो अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, अलग अलग सेक्टर से यहाँ पैसा खर्च करना होता है, तो वो गवर्नमेंट जो है वो अपने बजट में बताती है, ठीक है। तो ये चीज़ हमने यहाँ पे देखी। अब इसके बाद क्या आता है, डेट। अब डेट भी बहुत जरूरी है। अब बात में डेट इतना जरूरी क्यों है भाई, जरूरी इसलिए डेट का मतलब क्या होता है, कर्ज। और जब मैं कर्ज की बात कर रहा हूं तो इस कर्ज का सिंपल सा मतलब क्या है कि भाई जो पैसा है, ठीक है, अगर गवर्नमेंट के पास कम पड़ गया, ठीक है, यानी कि गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर ज्यादा है और गवर्नमेंट के पास इनकम क्या हो गई, कम हो गई, तो गवर्नमेंट के पास अब जो एक्स्ट्रा पैसा गवर्नमेंट को चाहिए, जिसकी रिक्वायरमेंट है, वो पैसा कहां से आएगा, तो पैसा आता है किसके थ्रू, डेट्स के थ्रू। तो इफ टोटल रिवेन्यू ऑफ गवर्नमेंट इज नॉट इनफ टू कवर इट्स टोटल एक्सपेंडिचर, अगर जो टोटल रिवेन्यू है ना गवर्नमेंट का वो काफी नहीं है ताकि वो टोटल एक्सपेंडिचर को कवर कर सके, देन गवर्नमेंट बोरोज फ्रॉम मार्केट। तो जो गवर्नमेंट है ना वो मार्केट से क्या करती है, पैसे को बोरो करती है बाय इशूइंग बॉन्ड्स टू इन्वेस्टर्स, ताकि इन्वेस्टर्स को बॉन्ड इशू किया जा सके, टू मेक अप फॉर द डेफिसिट, ठीक है, ताकि डेफिसिट यहाँ पे क्या हो सके, फुलफिल हो सके। यानी कि गवर्नमेंट जो है वो बहुत बार बॉन्ड्स भी इशू करती है अपनी पैसे की या फिर मनी सप्लाई को। एक तरह से बहुत सारे बेनिफिट होते हैं इस चीज के। बॉन्ड सिर्फ गवर्नमेंट पैसा अपने पास फंड बढ़ाने के लिए नहीं करती, कई बार ये भी होता है कि कई बार मनी सप्लाई बहुत ज्यादा होती है, उसे डिक्रीज करने के लिए गवर्नमेंट चीज कर सकती है। अपने बॉन्ड इशू कर दिए, गवर्नमेंट के लोगों के पास आ गया बॉन्ड और गवर्नमेंट के पास क्या आ गया, पैसा, ठीक है, और बाद में जब गवर्नमेंट को लगेगा कि भाई अब हमें पैसे की नीड नहीं है, तो वो इंटरेस्ट समेत लोगों को पैसा वापस करके अपना बॉन्ड्स वापस बाय बैक कर सकती है। तो वही चीज यहाँ पे है, ठीक है। तो गवर्नमेंट जो है वो डेफिसिट के टाइम पे, ठीक है, क्या करती है, अपने बॉन्ड्स इशू कर देती है ताकि लोगों से पैसा उधार ले सके, क्योंकि बहुत से सोर्स हैं गवर्नमेंट के पास। अगर बॉन्ड से पैसा नहीं आ रहा तो भाई आरबीआई से पैसा उधार ले सकती है, वहां से भी नहीं मिल रहा तो वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, इनसे पैसा मिल जाता है। तो वही चीज यहाँ पे है, इफ द साइज ऑफ डेट इज स्मॉल इन रिलेशन टू टैक्स रिवेन्यू, अगर साइज ऑफ डेट जो है ना वो क्या स्मॉल है रिलेशन टू टैक्स रिवेन्यू, गवर्नमेंट ऑब्लिगेशन इन टर्म्स ऑफ डेट सर्विस एंड रिपेमेंट ऑफ डेट विल बी लो। तो रिपेमेंट जो है ना डेट का क्या होगा हमारे पास यहाँ पे, लो होगा, ठीक है। इस बात का मतलब ये है कि भाई जब जितना कम कर्जा होगा बर्डन भी क्या होगा उतना ही कम होगा, जितना ज्यादा कर्जा होगा बर्डन भी क्या होगा उतना ज्यादा होगा। जब गवर्नमेंट डेट बहुत ज्यादा ले लेगी तो हो सकता है कि फ्यूचर के लोग जो है उन्हें बहुत सारे सैक्रिफाइस करने पड़े, उनके ऊपर टैक्स रेट बढ़ा दिया जाए, ठीक है, तो वो क्या होगा, फिर जो पैसा है, ठीक है, उस जो टैक्स एक्स्ट्रा पैसा आएगा फिर वो लगाया जाएगा अपना कर्जा उतारने में, अपनी इकोनॉमी का कर्जा उतारने के लिए, ठीक है। यानी कि फ्यूचर में टैक्स बर्डन क्या हो सकता है, बढ़ाया जा सकता है, ठीक है, टैक्स बर्डन बढ़ सकता है लोगों के ऊपर। क्यों, क्योंकि गवर्नमेंट खुद तो कमाती नहीं है, गवर्नमेंट को तो लेकिन वो लोन रीपे करना पड़ेगा ना, और उसके लिए लोगों की सहायता लेनी पड़ेगी, ठीक है। लेकिन अगर टैक्स बर्डन ही कम है तो गवर्नमेंट जो है कभी भी उस चीज को वापस कर सकती है, उस कर्जे को कभी भी वापस कर सकती है। तो इसलिए ये जो है ना, ये तीन इंस्ट्रूमेंट्स हैं जहां पे हम बात करते हैं किसकी, फिजिकल पॉलिसी की। तो जब मैं एक्सपेंडिचर की बात कर रहा था तो आप लोगों को मैंने बताया था कि जब हम कॉन्टेक्शनरी और एक्सपेंशनरी पॉलिसी की बात करते हैं तो कॉन्टेक्शनरी पॉलिसी के अंदर जो एक्सपेंडिचर है गवर्नमेंट वहां पे एक्सपेंडिचर कम करती है, ठीक है। गवर्नमेंट को एग्रीगेट डिमांड नहीं बढ़ानी होती, इकोनॉमी एक्सपेंड नहीं करनी होती, एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं करनी होती, तो इन सब चीज़ों के केस में गवर्नमेंट जो है वो कॉन्टेक्शनरी केस में अपना एक्सपेंडिचर कम कर लेती है। लेकिन जब गवर्नमेंट एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी यूज कर देती है तो एक्सपेंडिचर खूब करती है, दवाई करती है। और एक बात सिंपल सी और भी है कि गवर्नमेंट अगर एक्सपेंडिचर खूब कर रही है तो हो सकता है गवर्नमेंट का इतनी इनकम हो ही ना, तो गवर्नमेंट का डेट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अरे गवर्नमेंट का डेट जब बढ़ता है जनरली जब गवर्नमेंट इकोनॉमी को एक्सपेंड करने की कोशिश कर रही होती है, और डेट कम कब हो जाएगा, जब गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर को अपने इनकम के अकॉर्डिंग ही बैलेंस्ड रखेगी, अपने रिवेन्यू के अकॉर्डिंग ही रखेगी।
तो ये था हमारा आज का वीडियो। अगली वीडियो में बात करेंगे इसके नेक्स्ट कंसेप्ट के बारे में, और उम्मीद है आपको सारे टॉपिक समझ में आ रहे हैं। काफ़ी डीप में मैं पढ़ा रहा हूँ इस चैप्टर को, तो उम्मीद है आपको सारे टॉपिक सब कुछ ईजिली समझ में आ रहा है। फिर भी कोई भी क्वेरी हो, कोई भी सजेशन हो, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। और अगर आप लोग ये वीडियो कॉलेज अड्डा पे देख रहे हैं तो आप इग्नू अड्डा भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। मैं उसका लिंक डाल दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जहाँ पे आपको इग्नू से रिलेटेड वीडियोस मिला करेंगी। अब मैं मिलूंगा अगली वीडियो में, ठीक है, जहाँ पे हम बात करेंगे नेक्स्ट कंसेप्ट के बारे में। नोट्स के लिए आप इस नंबर पर जाकर यानी कि 9667836336 यहाँ पे व्हाट्सएप के नोट्स भी ले सकते हैं। हमको जो उतारना है वो उतार सकता है मटर बोर्ड के सामने से।